बेसिक लैंग्वेज एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स यूजिंग सी प्रोग्रामिंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सी लैंग्वेज को, और यहाँ पर हम सीखेंगे बेसिक लैंग्वेज के जो एलिमेंट है, फंडामेंटल नॉलेज है, और पूरी तरह से किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है उसको हम सी लैंग्वेज के थ्रू कंप्लीट करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं। सी लैंग्वेज के थ्रू ही हम ये चीज़ें क्यों करें, या हम सी लैंग्वेज को क्यों सीखें, तो इसके कई बेनिफिट्स हैं। जैसे कि आप नए हैं, आपने अब तक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखी है, आप आगे चलकर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में या वेब डेवलपमेंट में इस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आपको सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, पीएचपी आदि लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेगी, और आगे चलकर आपको इस पर कमांड बनानी पड़ेगी। लेकिन जब आप नए हैं, आपने अब तक भी किसी भी तरह की लैंग्वेज नहीं सीखी है कंप्यूटर की, तो आपको बेसिक लैंग्वेज एलिमेंट में सहज होना ज़रूरी है। क्योंकि जो जो ये जावा, पीएचपी वगैरह लैंग्वेज है, इनमें होते हैं एक्चुअल लैंग्वेज एलिमेंट जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट लगेंगे आपको। तो इसलिए आप पहले बेसिक लैंग्वेज एलिमेंट्स को सीखें, और उनको सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सी लैंग्वेज को कंप्लीट करें। तो सी लैंग्वेज के थ्रू ही क्यों करें? क्योंकि जो जावा और के थ्रू आपको मानो एक प्रोग्राम बनाना है, छोटे से छोटा प्रोग्राम बनाने के लिए आपको क्लास बनानी पड़ेगी, और क्लास आप अभी समझ नहीं पाएंगे थोड़ा, तो आपको बेसिक लैंग्वेज एलिमेंट में थोड़ा कमांड करनी होगी। तो इस चीज़ को हम कहते हैं प्रोग्रामिंग में टू स्टेप लर्निंग प्रोसेस है। तो इसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन जो आपकी बेसिक जो मजबूत हो जाती है, जो आपका शुरुआत है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, वो आपकी स्किल थोड़ी मजबूत हो जाती है। दूसरा पॉइंट यह है कि सी लैंग्वेज काफ़ी यूज भी हो रही है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही कहीं पर इसका इस्तेमाल नहीं होता है, पुरानी हो गई है, ऐसा नहीं है। विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे लिनक्स हो गया, विंडोज़ हो गया, या यूनिक्स हो गया। इनके मेजर पार्ट्स सी लैंग्वेज के थ्रू लिखे जाते हैं। क्यों? और दूसरी बात यह है कि स्पीड के मामले में सी लैंग्वेज आज भी बहुत अच्छी है, इसलिए इसको इस्तेमाल कर किया जाता है इन चीज़ों के लिए। जैसे कि विभिन्न प्रकार के आपने डिवाइस, सेलुलर फ़ोन्स या पॉमटॉप या कंज्यूमर डिवाइस होते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन वगैरह, तो इनमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम में माइक्रो प्रोसेसर होता है, वो भी सी में ही लिखा जाता है। विभिन्न प्रकार के गेमिंग फ्रेमवर्क भी सी में ही बनाए जाते हैं। तो ये कुछ सी लैंग्वेज को सीखने के फ़ायदे हैं, और चीज़ें क्लियर करने के लिए आपके लिए ज़रूरी हैं। उसके बाद जब आप सी लैंग्वेज सीख जाते हैं, तो आप किसी भी तरह की लैंग्वेज या किसी भी तरह के प्लेटफॉर्म पर अपना वर्क कर सकते हैं, या किसी भी दिशा में जा सकते हैं। आप पाइथन की तरफ भी जा सकते हैं, आप सी शार्प में या जावा में जा सकते हैं, आप कहीं भी कमांड कर सकते हैं। सी लैंग्वेज एक थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो डेवलप की गई थी डेनिस रिचे द्वारा 1972 में। तो इसके डेवलपर, जो इसके पिता हैं, जो फादर हैं, वो डेनिस रिचे हैं, उन्होंने इसको डेवलप किया था। सी लैंग्वेज के कुछ फीचर्स हैं। पहला फीचर है कि एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। मिडिल लेवल लैंग्वेज का मतलब है कि सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए जो लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती है वो कई कैटेगरी में है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है उसको कहते हैं लो लेवल, और एप्लीकेशन बनाने के लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है उसको कहते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दोनों को बनाने के लिए जो लैंग्वेज होती है, जो दोनों को बना सकती है, उसको मिडिल लेवल कहते हैं। यानी कि सी लैंग्वेज जो होती है वो, उसमें आप एक गेम भी बना सकते हैं, और एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम भी डेवलप कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। दूसरा इसका जो लाभ ये है कि पोर्टेबल है। मानो आप किसी सिस्टम पे कोई कोड लिखते हो, तो आप उस कोड को दूसरे सिस्टम में रन कर सकते हो, ये इसका दूसरा फ़ायदा है। हालांकि आज की जितनी लैंग्वेज हैं वो सारी पोर्टेबल ही होती हैं, लेकिन उस समय सी लैंग्वेज ही पोर्टेबल थी, और ये उस समय अपना एक अलग तरह का फीचर था, इसका नया फीचर था, जो एडवांटेज था उस समय इसकी सबसे ज़्यादा इसी में एडवांटेज थी। क्योंकि इससे पहले जिस सिस्टम में आप कोड लिखते थे उसमें इसमें ही चलता था, दूसरे में नहीं चलता था। तो सी लैंग्वेज ही ये चीज़ लेकर आई थी। नेक्स्ट है फंक्शन ओरिएंटेड है। यानी जैसे आपको कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, आप मानो सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाते हो, तो आपको कैलकुलेटर बनाना है, तो आप फंक्शन बनाओगे अलग अलग, फिर उनको एक जगह मिलाकर एक सॉफ्टवेयर बना दोगे। कैलकुलेटर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, अलग अलग फंक्शन होते हैं, इनको एक जगह मिलाने के बाद कैलकुलेटर बन जाता है। तो इस तरह से फंक्शन से हम आगे भी अंडरस्टैंड होंगे, वो पूरा क्लियर करेंगे आगे चलकर। नेक्स्ट है केस सेंसिटिव।
केस सेंसिटिव का मतलब है जो फ़ॉन्ट के अपर केस लोअर केस होते हैं उनको ध्यान में रखते ही कोडिंग की जाती है, आप अपनी तरफ से नहीं लिख सकते। अगर ए कैपिटल लिखा जाना तो ए कैपिटल ही लिखा जाएगा, स्मॉल है तो स्मॉल लिखा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है टॉप टू डाउन अप्रोच। सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए जो अप्रोच होती है, आप ऊपर से नीचे की ओर मॉड्यूल जनरेट करते हो या नीचे से ऊपर की ओर मॉड्यूल जनरेट करते हो, तो इसमें टॉप टू डाउन अप्रोच इस्तेमाल होती है। ऊपर से नीचे की ओर ही सॉफ्टवेयर के जो मॉड्यूल हैं वो तैयार किए जाते हैं। अब थोड़े हम अंडरस्टैंड हो लेते हैं कि आखिरकार कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम कैसे करती है, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, आपने इंग्लिश लैंग्वेज देखते हो आप, या कोई भी भाषा देखते हो, तो वो उसके अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उन अल्फ़ाबेट्स को मिलाने के बाद वर्ड्स बनते हैं, और उस वर्ड्स को मिलाने के बाद सेंटेंस बनता है, और सेंटेंस को मिलाने के बाद पैराग्राफ बनता है। उसी तरह हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी ऐसा ही होता है। तो आप कोई भी इसके अंदर जो अल्फ़ाबेट्स, डिजिट और सिंबल होते हैं, इसकी जो यूनिट्स होती हैं, उनको मिलाने के बाद कांस्टेंट, वेरिएबल और कीवर्ड्स बनते हैं। उसी तरह कांस्टेंट, वेरिएबल्स, कीवर्ड्स को मिलाने के बाद हम अपनी इंस्ट्रक्शन तैयार करते हैं, और इंस्ट्रक्शंस को तैयार करने के बाद ही प्रोग्राम बनता है। यानी कि सिंपल सी भाषा में ये कह सकते हैं कि मानो आपने अब तक सॉफ्टवेयर को चलाया है लेकिन बनाया नहीं है, आप पहली बार लैंग्वेज इसलिए सीख रहे हैं ताकि आप सॉफ्टवेयर बना सकें। तो सॉफ्टवेयर होता क्या है, इसकी थोड़ी बेसिक नॉलेज ये है कि इंस्ट्रक्शंस का कलेक्शन एक प्रोग्राम बनता है, और उन प्रोग्राम्स का कलेक्शन सॉफ्टवेयर बनता है। यानी अगर आप कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में एडिशन होता है एक प्रोग्राम, सब्ट्रैक्शन होता है दूसरा प्रोग्राम, इन सबको मिलाने के बाद एक सॉफ्टवेयर बन गया। अब जो एडिशन है उसमें अपने इंस्ट्रक्शन है। जैसे पहला इंस्ट्रक्शन होगा कि इनपुट वेरिएबल, इनपुट डेटा, किसी भी इंस्ट्रक्शन का पहला पार्ट ये होता है इनपुट डेटा, इनपुट लेता है, फिर उस पर आप प्रोसेसिंग लगाओगे, और फिर उसके बाद उसका आउटपुट निकल जाएगा। तो हम अपनी इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर से कराने के लिए ही प्रोग्राम लिखते हैं, इसी को सॉफ्टवेयर बोला जाता है। तो इंस्ट्रक्शंस वो ही चीज़ें हैं, जैसे कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, इसका मतलब आप कहना चाह रहे हो कि हम सॉफ्टवेयर को अपनी इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं। तो सॉफ्टवेयर को अपनी इंस्ट्रक्शन देने का तरीका ही प्रोग्रामिंग कहलाता है। यहाँ पर हमने दो एग्जांपल दिए हैं। ये हमारी पहली जो सेंटेंस है ये इंग्लिश लैंग्वेज का है, और दूसरा जो हमारा कोड यहाँ पर है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड है, सी लैंग्वेज के अंदर। तो उस तरह से, हालांकि ये कैसे बनाए हैं हम आगे देखेंगे। थोड़ा समझ लेते हैं अब सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स ये होता है कि आप इस इधर देखिए, थोड़ा इधर क्या है कि अल्फ़ाबेट और वर्ड्स, अल्फ़ाबेट से वर्ड बना है, लेकिन क्या किसी भी तरह के वर्ड्स को मिलाकर, किसी भी तरह के अल्फ़ाबेट्स को मिलाकर वर्ड्स बन सकता है? नहीं, किसी भी तरह के अल्फ़ाबेट को मिलाकर वर्ड नहीं बनता है। आप एक पर्टिकुलर मीनिंग होना चाहिए और पर्टिकुलर पर्पज़ होना चाहिए। तो उस तरह से ही नीचे यहाँ पर वर्ड्स, वर्ड से मिलाकर आप सेंटेंस बनाते हो, तो पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए ही उसको बनाया जाता है। आप किसी उल्टी सीधी तरह से चीज़ों को नहीं कर सकते, आप उसको एक सिंटैक्स के माध्यम से करते हैं। तो सिंटैक्स मतलब एक सिस्टमेटिक तरीका जिससे आप वो बात अपनी कह रहे हो, अपनी इंस्ट्रक्शंस तैयार कर रहे हो। तो सिंटैक्स ये है रूल्स ऑफ स्ट्रक्चर किसी भी सेंटेंस या कोड का, किसी भी लैंग्वेज के अंदर। आपने कोई सेंटेंस लिखा तो उसका एक रूल है, रूल ऑफ स्ट्रक्चर है, उसी के तहत वो कहा जा सकता है। अगर आप वो रूल तोड़ते हो तो उसकी सेंस बदल जाएगी वो, या मीनिंगलेस हो जाएगा। उसी तरह कोड है, कोड को तभी कंप्यूटर समझ पाएगा जब वो एक रूल को फॉलो करते हुए किसी स्ट्रक्चर में हो। जैसे कि यहाँ पर आइस बॉक्स में अगर पानी को रखा जाता है तो उस आइस बॉक्स का शेप वो पानी ले लेता है। उसी तरह आपकी इंस्ट्रक्शन जब सिंटैक्स से निकलती हैं, सिंटैक्स के तहत रूपांतरित की जाती है, तो वो प्रोग्राम बन जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको इस तरह से समझ लेते हैं। जैसे कि हम क्या सीखने वाले हैं, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब भाषा है, यानी कि दो चीज़ों के बीच में किसी तरह का कम्युनिकेशन हो रहा है। तो कंप्यूटर के हमारे बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो हम इंग्लिश या हिंदी बोलते हैं, वो बाइनरी बोलता है 0 1 से। अब कम्युनिकेशन नहीं हो सकता क्योंकि दोनों की भाषाएं अलग हैं, तो बीच में किसी को लेते हैं, ट्रांसलेटर को। तो यहाँ पर उस चीज़ को हम कंपाइलर मान लेते हैं। तो कंपाइलर होता है, उसमें आप अपने इंस्ट्रक्शंस को देते हो। जैसे आपको बताया कि यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शंस बनाओगे, उस इंस्ट्रक्शन को आप अपनी कंपाइलर को दोगे, वो उसको कन्वर्ट करेगा उसकी बाइनरी में, सिस्टम पढ़ेगा, फिर उससे जो आउटपुट निकलेगा वो आपको आपकी भाषा में दे देगा। ये कंपाइलर का काम है। तो सीधी सी बात हम ये कह सकते हैं कि प्रोग्रामिंग करने का मतलब है कि कंपाइलर से बात करना।
जब आप कंपाइलर से बात करने का तरीका जान जाते हैं, सिंटैक्स जान जाते हैं, तब आप कहलाते हैं कि प्रोग्रामर। तो आगे बढ़ते हैं। तो सी लैंग्वेज में हम वो सारी चीज़ें इस एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। मानो आप एक कारपेंटर है, उसके पास एक टूल बॉक्स होता है, उसके पास उस टूल बॉक्स में काफ़ी चीज़ें होती हैं जिससे वो टेबल, चेयर, विंडोज़, डोर बनाता है, तरह तरह की चीज़ें बनाता है। वैसे ही एक डेवलपर के पास अपनी एक लाइब्रेरी होती है लैंग्वेज की। उस लाइब्रेरी में चीज़ें डिफ़ाइन होती हैं पहले से, उनका इस्तेमाल करना होता है और फिर उससे सॉफ्टवेयर बनाता है। लेकिन दोनों चीज़ों में एक कॉमन बात यह है कि उसके पास उस तरह का लॉजिक होना चाहिए जिससे वो प्रोग्राम या उससे वो टेबल बन सके। मानो कारपेंटर है, उसको पता है टेबल कैसे बननी है, तभी वो टेबल बना सकता है, वरना अगर मैं ले आऊँ ख़रीद के टूल बॉक्स तो टेबल चेयर नहीं बना सकता। तो उसी तरह अगर मैं लाइब्रेरी चलाना जानता हूँ तभी मैं सॉफ्टवेयर बना सकता हूँ। तो उसमें लॉजिक क्लियर होना चाहिए। आप कोई भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर सकते। मानो आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एक सॉफ्टवेयर बनाना है, एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाना है, आप तभी बना पाएंगे जब आपके पास उसका फॉर्मूला हो, वो कि वो कैसे निकलता है, लॉजिक हो। तो उस तरह से, उसी तरह टेबल चेयर बनाने का भी वही तरीका है। अब अच्छे प्रोग्रामर, अच्छे टेबल बनाने वाले में क्या फ़र्क होता है? जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। ये क्या होता है? अब एक सॉफ्टवेयर, एक कारपेंटर है, वो एक कारपेंटर अच्छी टेबल बनाता है, वहीं पे दूसरा कारपेंटर ख़राब चेयर बनाता है, उससे नहीं बनता है। तो वहाँ पर क्या दोनों डिफरेंट क्या है? तो डिफरेंट ये है कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच अच्छी नहीं है, इसलिए वो अच्छा चेयर टेबल नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन जो दूसरा है उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच अच्छी है, उस पर कमांड अच्छी है, यानी उस पर स्किल अच्छी है, तो इसलिए वो उस चीज़ों को बना सकता है। तो सेम यहाँ पर भी होता है सॉफ्टवेयर में भी। आप अच्छा सॉफ्टवेयर तब बना पाओगे जब आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आप अपनी अच्छी बनाकर चलोगे। ये चीज़ें दोनों इस तरह से देखो। आपने लाइब्रेरी को चलाना सीख लिया, अब जो खराब कारपेंटर है, क्या उससे टूल बॉक्स चलाना नहीं आता? क्या उससे हैमर, वुड इनका इस्तेमाल करना नहीं आता? आता है, लेकिन फिर भी वो अच्छी टेबल नहीं बना पाता। उसी तरह हज़ारों लोग सॉफ्टवेयर लैंग्वेज, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, लेकिन फिर भी हर आदमी उस अच्छे तरह के सॉफ्टवेयर नहीं बना पाता, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का अंतर बैठ जाता है। दोनों चीज़ें पैरेलल चलनी चाहिए। आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को भी डेवलप करते चलिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीखते चलिए, दोनों को साथ में प्रैक्टिकल करते चलिए। तो इससे क्या हो जाएगा, आपकी जो डेवलपमेंट की जो अप्रोच है वो बेहतर हो जाएगी। आपको जॉब करने में या कहीं पे भी आप अपना इस्तेमाल कर सकते हो। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे बेहतर तरीका वर्ल्ड के अंदर होता है एल्गोरिथम। आप एल्गोरिथम की क्या डेफिनेशन है? एल्गोरिथम की डेफिनेशन है कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है तो आप स्टेप में तोड़ दो उसको, तो इस चीज़ को हम कहते हैं एल्गोरिथम। लेकिन इसके भी कुछ रूल्स हैं। जैसे किसी काम को करने का तरीका किसी के पास 5 स्टेप में है, लेकिन किसी के पास 10 स्टेप में है, या किसी के पास काम करने का तरीका दूसरा तरीका है और उसके पास दूसरा है। तो यहाँ पर भी एल्गोरिथम के लॉजिक अलग हो सकते हैं, स्टेप अलग हो सकते हैं, नंबर ऑफ स्टेप भी अलग हो सकते हैं। तो वो चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जिस पर्पज़ से एल्गोरिथम बनाई जा रही है वो पर्पज़ क्लियर, एक ही आउटपुट देना चाहिए, तो आउटपुट सेम होना चाहिए। नेक्स्ट है नंबर ऑफ स्टेप जो होते हैं वो इनफाइनाइट नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अंत ही नहीं है स्टेप का, आपके स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है तो स्टेप का अंत ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, वो एल्गोरिथम अच्छी होती है जैसा अभी एग्जांपल दिया, ख़राब टेबल चेयर बनाने वाला, उसी तरह, यानी कि मिनिमम टाइम, मिनिमम स्पेस और मिनिमम मनी लगनी चाहिए। उसको हम कहते हैं बेहतरीन लॉजिक या बेहतरीन एल्गोरिथम। यहाँ पर उसी तरह डायनेमिक होनी चाहिए, यानी कि उसको चेंज किया जा सके। मानो आपने बना दिया कोई सॉफ्टवेयर और आने वाले समय में कुछ बदलाव वर्ल्ड के अंदर हो गए, तो आप उसको डायनेमिकली चेंज कर सको। नेक्स्ट है मैक्सिमम परफॉर्मेंस देनी चाहिए, स्पीड अच्छी होनी चाहिए, यूज़र ओरिएंटेड होनी चाहिए, यानी कि जो यूज़र है, किसी यूज़र के लिए काफ़ी अच्छी है, किसी यूज़र के लिए अच्छी नहीं है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर सी लैंग्वेज के बारे में सबसे पहले किसी भी लैंग्वेज का कैरेक्टर सेट आता है। लैंग्वेज को स्टार्ट करते हैं तो आपको उसके कैरेक्टर सेट की नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स हैं, डिजिट है और स्पेशल सिंबल है, ये किसी भी लैंग्वेज का कैरेक्टर सेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जैसे किसी भी चीज़ की दो चीज़ें होती हैं।
जैसे कारपेंटर टेबल बनाता है तो वो वुड का इस्तेमाल करता है, तो वो प्री डिफाइन है, उसने नहीं बनाई है। लेकिन चेयर उसने बनाई है, उसका जो डिज़ाइन है वो उसने बनाया है। उसी तरह सॉफ्टवेयर के अंदर भी दो तरह की चीज़ें हैं, प्री डिफाइन और यूजर डिफाइन। जो चीज़ें हम खुद बनाते हैं उनको हम यूजर डिफाइन कहते हैं, जो पहले से लाइब्रेरी में बनी होती हैं उनको हम प्री डिफाइन कहते हैं। और उनकी दो कैटेगरी हैं, कीवर्ड्स हो सकते हैं और फंक्शन या मैक्रो अंदर पहले से डिफाइन है। दूसरा है यूजर डिफाइन, उनको हम आइडेंटिफायर कहते हैं, जिनको आइडेंटिफाई किया जाए कंपाइलर को। जैसे हमने कहा कंपाइलर से आप बात कर रहे हो, तो कंपाइलर को आपने कोई इंस्ट्रक्शन दी, अगर वो इंस्ट्रक्शंस प्री डिफाइन है या कोई की जो आपने कोई कीवर्ड दिया तो वो प्री डिफाइन है, तो उसकी डेफिनेशन अपने आप निकाल लेगा। लेकिन आपने बोला उसको कोई भी वर्ड, तो उसकी डेफिनेशन आपको देनी पड़ेगी, वो या तो वेरिएबल होगा या फंक्शन होगा। तो यहाँ पर यूजर डिफाइन जो चीज़ें हैं उनमें वेरिएबल और फंक्शन होते हैं, उनको हम आगे चलकर देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कीवर्ड को। तो कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड होते हैं प्री डिफाइन वर्ड। किसी भी लैंग्वेज की लाइब्रेरी में या किसी भी लैंग्वेज में जो पहले से बने हैं उनको कहते हैं कीवर्ड्स। और हर कीवर्ड का एक यूनिक मीनिंग और पर्पज होना चाहिए, और उनका एक स्पेशल मतलब होना चाहिए ताकि उसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इंग्लिश में आप गो कहें तो आप इस चीज़ का मतलब एकदम समझ जाएंगे क्योंकि ये पहले से डिफाइन है। वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ़ एल्स वाइल ये जो टेबल हमने दी है ये प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं सी लैंग्वेज के अंदर। इनका पर्पज़ है और इन्हीं के थ्रू हम सारी प्रोग्रामिंग करेंगे, अपने इंस्ट्रक्शंस को तैयार करेंगे। मैंने इनको अलग अलग कलर ग्रुप में डिवाइड किया है। इसका मतलब है कि एक जैसे कलर ग्रुप वाले कीवर्ड्स एक जैसे पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल होता है नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, जहाँ पर किसी तरह की वैल्यू स्टोर होती है। जैसे हमने एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि आप एटीएम पे जाते हैं, अपना पिन डालते हैं, एंटर करते हैं, तो आपका पिन एक पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक में स्टोर हो जाता है, उसी का नाम वेरिएबल है। तो जब आप सॉफ्टवेयर डेवलप करोगे तो आपको मेमोरी ब्लॉक बनाने पड़ेंगे जिसमें आप इनपुट लोगे, उस इनपुट पर आप प्रोसेसिंग करोगे, अपनी जो डेटा आएगा इनपुट में उस पर आप प्रोसेसिंग करोगे, तब आप आउटपुट दोगे। तो वेरिएबल होता है जो मेमोरी लोकेशन होती है उसका नाम। अब आप मानो एक स्टूडेंट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो आपको रोल नंबर स्टोर कराना है, तो यहाँ पर आप लिखोगे इंट रोल नंबर। तो ये उसका सिंटैक्स है कि सबसे पहले डेटा टाइप दो, फिर उस वेरिएबल का नाम दे दो, फिर यहाँ पे टर्मिनेशन लगा दो। उससे क्या बन जाएगा? उस तरह का वेरिएबल मेमोरी के अंदर कंपाइलर बना देगा उसमें वो वैल्यू स्टोर करने के लिए। जब वो केवल इंट वैल्यू ही लेगा, इसलिए डेटा टाइप लगाया जाता है। तो यहाँ पर डेटा का टाइप डिफाइन करना पड़ता है। डेटा टाइप के बारे में यहाँ पर हमने पूरा चार्ट दिया है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे इंट है तो इंट मतलब इंटीजर वैल्यू को स्टोर कराने वाला, और इसके अंदर यहाँ पर उसकी बाइट रेंज और चीज़ें दी गई हैं, उसी तरह सबकी यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। इतनी रेंज में ही ये वैल्यू स्टोर कर सकता है। उसी तरह फ्लोट, फ्लोट होता है जो डेसिमल वैल्यू लेता है पॉइंट में। कैरेक्टर जो कैरेक्टर को स्टोर कराता है, ए बी सी, उस तरह से डबल जो इंटीजर फ्लोट दोनों तरह की वैल्यू स्टोर कराता है उसको हम डबल के थ्रू डिफाइन करते हैं। ये बाकी डेटा टाइप हैं, ये आप अभी नहीं देखेंगे, ये हम इसको आगे कवर करेंगे। यहाँ पर केवल बेसिक डेटा टाइप अभी देख लेते हैं जिनको हमें प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने में ज़रूरत है। नेक्स्ट है यहाँ पर फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है किसी ब्लॉक जो होता है कोड का। आप अपना इंस्ट्रक्शंस को कलेक्ट कर दीजिए एक जगह, एक ही तरह के काम करने के लिए। जो जैसे कि टी मेकर है, यहाँ पर अपना एग्जांपल दिया है, टी मेकर से चाय बनती है। उस टी मेकर के अंदर स्टेप बाय स्टेप सारी एल्गोरिथम लिखी है चाय बनाने की, टी मेक करने की। अगर वो टी मेकर की स्टेप आगे पीछे हैं तो चाय नहीं बनेगी। उसी तरह ए फंक्शन होता है एक ब्लॉक ऑफ कोड जो परफॉर्म करता है एक स्पेसिफिक टास्क, लेकिन वो ब्लॉक ऑफ कोड एक राइट ऑर्डर में होना चाहिए। जिस राइट ऑर्डर में होगा उस राइट ऑर्डर में ही चीज़ें कवर करेगा, वरना आउटपुट नहीं देगा। तो फंक्शन होता है आपकी इंस्ट्रक्शन का एक कलेक्शन। जब आप अपनी सारी इंस्ट्रक्शंस को एक ब्लॉक में रख देते हैं तो उसको हम कहते हैं फंक्शन। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि यहाँ पर x इस फंक्शन में पास किया जाता है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर निकल कर 9 आ जाता है। अब x की वैल्यू चाहे 3 थी इसलिए 9 आ गया, चाहे 4 हो या कोई भी वैल्यू हो, क्योंकि वेरिएबल
चेंजेबल होता है, तो वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन फंक्शन डेफिनेशन एक्स स्क्वायर की वजह से वो फंक्शन डिफाइन है, इसलिए उसकी वैल्यू हमेशा स्क्वायर ही निकलेगी। तो जो स्पेसिफिक टास्क, उसका मतलब यही है कि वो उसी टास्क को कंप्लीट करेगा। वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ये होता है फंक्शन। अब थोड़ा सी लाइब्रेरी के बारे में देख लेते हैं। लाइब्रेरी जैसे कॉमन लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी ही वर्ड है, अलग अलग किताबों को अलग अलग जगह रखा जाता है कैटेगराइज करके अच्छी तरह व्यवस्थित रूप में। उसी तरह सी लाइब्रेरी में हमने कहा कि पहले से डिफाइन चीज़ें होती हैं। आपके पास एक लाइब्रेरी होगी, जैसे टूल बॉक्स होता है कारपेंटर के पास, उसी तरह आपके पास लाइब्रेरी होगी, लेकिन वो लाइब्रेरी एक व्यवस्थित तरीके से रखी हुई होगी, तभी आप उसको इस्तेमाल करोगे। जैसे उस अलग अलग कैटेगरी उसकी बना रखी है, उसको हम हेडर फाइल कहते हैं। हर हेडर फाइल में एक ही तरह की चीज़ें हैं, जैसे मैथ डॉट एच है, उसमें मैथ डॉट एच के अंदर एक ही तरह की चीज़ें हैं, ग्राफिक्स डॉट एच के अंदर उसी तरह की चीज़ें हैं। तो जब डेवलपर चीज़ें बनाता है, मानो आपको गेम का सॉफ्टवेयर बना रहा हो, तो आपके अपने तरह की ग्राफिक्स डॉट एच को इंक्लूड करा लोगे, आप पूरी लाइब्रेरी को इंक्लूड कराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सिर्फ जो डेनिस रिचे या जिन्होंने सी लैंग्वेज डेवलप की है, उन्होंने, या जो भी लैंग्वेज डेवलपर होते हैं, सबकी ऐसी ही लाइब्रेरी या इसी तरह की पैकेजेस होते हैं, उनको आपको इस्तेमाल करना होता है। वो अंदर पहले ही डिफाइन करते हैं अच्छी तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, आप उसको इस्तेमाल करते हो। तो ये यानी कि डेवलपर जो प्रोग्रामर होते हैं, उनकी सुविधा के लिए इन्होंने इस तरह से इसको बनाया है। तो हेडर फाइल है, अलग अलग कैटेगरी है लाइब्रेरी की, अलग अलग ब्लॉक हैं, बस उसको हेडर फाइल कह देते हैं, और उनसे हम इस्तेमाल करते हैं अपने पर्पज़ के लिए, जिस तरह का हमें चाहिए, तो उससे सुविधाएँ हो जाती हैं। कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आप लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे, इंक्लूड करेंगे अपने फाइल में। जैसे कि यहाँ पर एक लाइब्रेरी है stdi.h, सॉरी एक हेडर फाइल है stdio.h। इसका मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, यानी कि जो इनपुट आउटपुट के बेसिक फंक्शन होते हैं, जैसे प्रिंट करना या इनपुट लेना, वो सब इसके अंदर है। तो आपको जब इंक्लूड करना, आपको प्रोग्राम बना रहे हो प्रिंट करने का, हेलो वर्ड या कुछ भी प्रिंट कराना है आपको, तो आप जब इंक्लूड करोगे तो आप हैज़ इंक्लूड करके हेडर फाइल का नाम डॉट एच लिख के ही इंक्लूड करोगे, ये इसका तरीका है। नेक्स्ट है वॉइड। वॉइड का मतलब होता है एम्प्टी। हालांकि हम इस पे बात बाद में करेंगे जब फंक्शन, ये फंक्शन से रिगार्डिंग होता है, इसका मतलब फंक्शन से है, जब फंक्शन बनाया जाता है उससे मतलब है इसका। इसका मतलब होता है किसी फंक्शन को एज ए नो रिटर्न टाइप बनाना। जो फंक्शन रिटर्न करता है उसको रिटर्न टाइप बोलते हैं, जो रिटर्न नहीं करता है उसको नो रिटर्न बोलते हैं। तो जिसको नो रिटर्न हमें बनाना है, उसके लिए हम वॉइड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, मैंने अभी इसके बारे में बताया, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, उस तरह के फंक्शन ये कंटेन करती है, जैसे प्रिंट एफ, स्कैन एफ। दूसरा है कोनाई ओ डॉट एच। कंसोल इनपुट आउटपुट के जो फंक्शन होते हैं वो सारे इस हेडर फाइल के अंदर होते हैं, आप उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सी एल आर, एस सी आर, गेट सी एच, गेट सी एच ई, इस तरह के कुछ फंक्शन हैं, इनके हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो ये हमारी सारी जो थ्योरेटिकल नॉलेज थी शुरू में पढ़ने के लिए कि हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, इसके बाद अब सारे प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे। अब तक आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जो चीज़ें नहीं पता थी, जो आपको जो अंडरस्टैंडिंग मुझे देनी थी, वो सारी मैंने इसमें कवर कर दी हैं। उसके बाद हम नए नए प्रोग्राम यहाँ पर बनाने स्टार्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर सिंटैक्स मैंने एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू दिया है। आपको अगर स्क्रीन पर किसी भी तरह का टेक्स्ट प्रिंट कराना है, यहाँ पर लिखा है हाउ टू प्रिंट एनी टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन, तो यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट एफ, फिर ये ब्लॉक, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा, इसके अंदर जो आपको प्रिंट कराना है वो लिख दिया, फिर सेमीकोलन। तो ये चीज़ हो जाती है प्रिंट एफ हेलो वर्ड के थ्रू। आपने हेलो वर्ड लिखा और वो हेलो वर्ड आउटपुट के रूप में आ गया।